जमाने की कसम, तमाम इंसान खसारे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, जिन्होंने नेक अमल किए, जिन्होंने एक दूसरे को हक की नसीहत की, जिन्होंने एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम अहमद और आप देख रहे हैं ताज़ा तरीन खबरों पर तबसरों और तजियों का प्रोग्राम ज़माना गवाह है। नाजरीन, दिल्ली में 24 जून को कश्मीर इशू पर नरेंद्र मोदी की तरफ से बुलाई गई आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस, जिसमें से 14 या 15 जमातों में से 6 नॉन मुस्लिम जमातों ने हिस्सा लिया। इसके अगराज़ व मकासद क्या थे और क्या अब्दुल्लास, मुफ्तीस और गुलाम नबी आज़ाद जैसे प्रो इंडियन लोग कश्मीर की नुमाइंदगी का हक रखते हैं? इस कॉन्फ्रेंस में कश्मीरियों को स्पेशल स्टेटस दिलाने वाली आइन की दफ़ात 370 और 35A के ख़ात्मे पर भी कोई वाज़ेह बात नहीं की गई। तो ऐसी सूरत हाल में ये कॉन्फ्रेंस नशिस्तन, गुफ्तन और बर्खास्तन से ज़्यादा क्या हैसियत रखती है? इस कॉन्फ्रेंस के चंद दिन बाद जम्मू एयरफोर्स बेस पर होने वाले ड्रोन हमले के बाद इंडियन मीडिया ने अपनी तोपों का रुख एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की तरफ कर दिया। इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और मीडिया कैंपेन के बाद पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असरात मुरतब होंगे, इसके गहरे तजिए की ज़रूरत है। दूसरी तरफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स फैटफ ने पाकिस्तान को 27 में से 26 नुकात पर मुकम्मल अमल दरामद के बावजूद ग्रे लिस्ट से नहीं निकाला, बल्कि नया एक्शन प्लान पाकिस्तान को थमा दिया है। नाजरीन, फैटफ खालिस्तान तकनीकी फोरम है, लेकिन वो इस तरह के सियासी फ़ैसले क्यों कर रहा है, इस पर भी तजिया हासिल करेंगे। मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है तर्जमान तंजीम इस्लामी जनाब मिर्ज़ा अयूब बेग साहब, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं तंजीम इस्लामी के रिसर्च स्कॉलर जनाब रज़ाउल हक साहब, और बज़रिया वीडियो लिंक भारत से हमें ज्वाइन करेंगे एडिटर और तजिया निगार जनाब अहमद सोहेल सदीकी साहब। हम सोहेल सदीकी साहब से ही गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सदीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम साहब। सोहेल सदीकी साहब, ये फरमाइए कि नरेंद्र मोदी की तरफ से कश्मीर इशू पर आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने के पस पर्दा मकासद क्या थे आपके ख्याल में? सवाल क्या मकासद का फरमा थे इस मीटिंग के पीछे नरेंद्र मोदी साहब के? तो जैसे कि मीटिंग को अभी एक हफ़्ते से ज़्यादा हो गया है गुज़रे हुए, और इस दौरान बैनुल अक़वामी पैमाने पे और हमारे यहाँ और आपके यहाँ भी अखबारात में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है कि इन मीटिंग का क्या मकसद था और क्या नहीं था। जो परसों के ड्रोन हमलों के वाक़यात से रूनमा हो रही हैं चीज़ें, उससे तो बहरहाल मेरा शक, जो मैंने पहले दिन ही अपने फेसबुक और व्हाट्सएप में ये मैसेज दिया था कि इस मीटिंग का मकसद जो है वो एक ये स्टूजेज हैं, शो बॉयज़ हैं, जो कश्मीर के लोग मोदी जी से मिलने आए हैं। ये कश्मीर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये कश्मीरी अवाम को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ये अपने मफादात के खातिर जो हैं कठपुतलियाँ हैं फस्ताई ताकतों की, जो पिछले 50 साल से, 60 साल से, 70 साल से कश्मीरियों के और इंसानियत के सारे हुकूक़ को जो है पामाल होता देख रहे थे, और ये अपनी सियासी दुकानें सिर्फ जो हैं वो चला रहे थे। तो अब कल के परसों के जो ड्रोन हमलों के वाक़यात सामने आए हैं, इससे तो इस मीटिंग का मकसद सामने आ गया कि ये फॉल्स फ्लैग टेरर करा के मोदी हुकूमत जो है वो सिर्फ दिखावा कर रही थी कि हमें जो है इन कश्मीरी लीडरों से हम मिले, हम जमहूरियत को ज़िंदा करना चाहते हैं, लेकिन फिर ये फॉल्स फ्लैग करा दिया ड्रोन हमलों का, और फिर इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे डाल दिया, और फिर इस्लामोफोबिया का प्रोपेगेंडा कर दिया, फिर जो है वो आतंकवाद कश्मीर में जो है पाकिस्तान करा रहा है उसको ज़िंदा कर दिया, और बैनुल अक़वामी पैमाने पे अक़वाम मुत्तहिदा में जाके ये सबूत के तौर पे पेश किया कि भाई देखिए आतंकवाद को ज़िंदा कर रहा है पाकिस्तान, और फिर जो है ये ड्रोन हमलों के पीछे भी लश्कर तैयबा और फलाना फलाना ताकतें हैं, और ये फिर जो है आतंकवाद बढ़ रहा है। तो ये तो इनका सेट एजेंडा है कश्मीर में, जो इजराइल और अमेरिका और मोदी साहब का जो इत्तेहाद है, इस एजेंडे क्या के ट्रैप में, और ये दानिस्ता नादानिस्ता तौर पे ये
मीटिंग में जितने लीडर शामिल हुए हैं ये हैं पहले दिन से और आज भी और आइंदा भी रहेंगे। सिद्दीकी साहब ये फरमाइए कि क्या नरेंद्र मोदी कश्मीर के हवाले से भारतीय आइन की दफ़ात 370 और 35 से बहाल करने में संजीदा नज़र आते हैं आपको? आर्टिकल 370 और 35A को ये रिस्टोर किसी सूरत में नहीं करेंगे। पहले ये कहते रहेंगे कि हम कर सकते हैं, जैसे कि अमित शाह ने पार्लियामेंट में, इनके होम मिनिस्टर ने जब ये मामला पार्लियामेंट में आया था तब भी ये कहा था कि हम कर सकते हैं, स्टेट का दर्जा दे सकते हैं। 35A पे भी कुछ बहस चली थी। आजकल जो है वो 370 की जगह 371 लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये इनका पुराने हिकमत अमली है। और जो इनके जो स्टूजेज हैं, जो कश्मीर के सो कॉल्ड कश्मीरी नुमाइंदे हैं, उनके ख़ुद की ज़बानी पिछले 2-4 दिनों में ये बात आ गई है। उन्होंने ख़ास तौर पे उमर अब्दुल्ला ने ये बात कही है, क्योंकि 370 और 35A कोर्ट में हैं तो ये सबजुडिस है, इस पे हम बात नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम ये मामला भी नहीं उठा रहे हैं, सबजुडिस है। तो ये पुराना तरीका है ब्राह्मणी ताकतों का, फासिस्ट ताकतों का, कि हर मामले को ये जिस चीज़ को नहीं करना चाहते उसको सबजुडिस कह देते हैं और कोर्ट में है कह देते हैं। बाबरी मस्जिद के साथ इन्होंने जो है मुसलसल जो है इतने साल कोर्ट में हैं और फिर सारे कोर्ट से एकदम से जो है वो गैर काम किए। तो इसमें जो है कोई वो नहीं है। ये रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स खामोशी से जो है 2019 बिल ये ऑलरेडी ला चुके हैं, जिसके तहत इन्होंने जो है वो अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट देने की ताकत अपने पास रख ली है, कौन कहाँ वहाँ का शहरी है कौन नहीं है कश्मीर में, और इजाज़त दे दी है इस बात की कि गैर कश्मीरी को वहाँ मुलाजमत दी जाए और गैर कश्मीरियों को वहाँ पे प्रॉपर्टी ख़रीदने की इजाज़त दी जाए। तो डेमोग्राफिक चेंज की तरफ ये डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, वो ये डिवाइड कर देंगे और इलेक्शन के नाम पे ये जो है वो जहाँ अपनी पॉपुलेशन ला के बसा देंगे, और ये जो है ये इलेक्शन के नाम पे फिर जो जमहूरियत एक जो फ्रॉड है इनका उसको फिर जिंदा करके जो है ये फिर सेपरेशन का और इसका काम करेंगे। सिद्दीकी साहब, फैक्ट्स एंड फिगर्स का अगर हम जायज़ा लें तो कश्मीर में 6 से 8 सीटों के फ़र्क से मुसलमानों की हुकूमत बना करती है। कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी मुसलमानों की प्रो इंडियन जमातों को अपना हमनवा बनाकर कश्मीर में हिंदू हुकूमत की बुनियाद डाल रहे हैं। क्या ये तासुर दुरुस्त है? वसीम भाई, हिंदू गवर्नमेंट मोदी कश्मीर में हमेशा के लिए ऐसे रास्ता बना देंगे कि बनती रहे, ये बात सिर्फ हिंदू कश्मीर के लिए नहीं है, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में ये कश्मीर को भी ऐसा कर देंगे, बाकी हिंदुस्तान में भी जो है वो हिंदुओं के अलावा कोई नहीं। और ये बात आप गौर करिए कि 47 के बाद से सारी हुकूमतें कश्मीर में हिंदू हुकूमतें, चाहे शेख अब्दुल्ला की हुकूमत हो, चाहे फ़ारूक अब्दुल्ला की हुकूमत हो, चाहे महबूबा मुफ्ती सईद की हुकूमत हो या गुलाम नबी आज़ाद की हुकूमत हो, ये सारी हिंदू हुकूमत हैं। तो इसमें कोई मोदी डेमोक्रेसी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हुकूमत का नाम है, हिंदुस्तान में भी सारी हुकूमतें हिंदू ही हुकूमत है। अहमद सुहेल सिद्दीकी साहब, हमें वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। अयूब बेग साहब, आपने अहमद सुहेल सिद्दीकी साहब की गुफ्तगू सुनी। ये फरमाइए कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर इशू पर जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इस ख़ास पॉइंट ऑफ टाइम पे उस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद क्या था और इस कॉन्फ्रेंस का आउटकम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम साहब, बीजेपी जो है जिसकी सरबराही नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो दर हकीकत आरएसएस का एक सियासी विंग है। और आप यूँ समझ लीजिए कि गुज़श्ता 7 साल में जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म है, आरएसएस ही हुकूमत कर रही है। और इस आरएसएस की हुकूमत से जो तवक्को थी वो उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, बल्कि पहले टेन्योर में उन्होंने इंसानी हकूक़ और मुसलमान दुश्मनी में वो काम नहीं किया जो अब गुज़श्ता 2 साल में दोबारा जब इलेक्ट हुआ है नरेंद्र मोदी तो जो कुछ कर रहे हैं। और जिस तरह मुसलमान दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे हैं, बल्कि अक़लियतों से दुश्मनी का मुजाहरा कर रहे हैं, वो उससे इंडिया का इमेज जो है ख़ास तौर पर वो बड़ी बुरी तरह तबाह हुआ था। कुछ पाकिस्तान ने भी उसके हवाले से बात की। और फिर यह है कि इंसानी हकूक़ की तनाज़ीम अगरचे इंडिया के हवाले से बड़ा नरम रवैया रखती हैं,
लेकिन बहरहाल उन्होंने भी तो अपनी कोई से रखनी होती है ना। अगर वो बिल्कुल इग्नोर कर दें तो फिर वो यकतरफा मामला हो जाता है। कुछ इंसानी हकूक़ की तनाज़ीम ने बात चुपके उठाई, इसी तरह और भी हवालों से इंडिया पर यह बात आई कि इंडिया जो है वो अपनी अक़लियतों से मज़ालम कर रहा है। ख़ास तौर पर फिर कश्मीर का ज़िक्र आता था कि कश्मीर में पैलेट गन से लोगों की आंखें जो हैं वो अंधी की गई, इस तरह के मज़ालम लोगों के सामने लाए गए। तो अब सूरत हाल बदल रही थी फिर ये कि अमेरिका में हुकूमत बदली, तो नरेंद्र मोदी को ज़रूरत थी कि वो थोड़ा सा अपना चेहरा साफ़ करे, अपना बदनुमा चेहरा जो है ना उसको थोड़ा सा साफ़ करे। इंडिया की इमेज को थोड़ा सा बेहतर करने की उसने कोशिश में ये APC जो है वो बुलाई, ताकि ये समझा जाए कि मैं यानी नरेंद्र मोदी जो है वो मज़ाकरात का हक़ में है, वो कश्मीरियों से बातचीत कर रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि उन पर उन्होंने कोई जंग ठोंसी हुई है, उनसे वो सियासी मामला तय कर रहा है। इस खातर ये बुलाई गई और आपने देखा कि इस बात को ज़रा इंश्योर करने के लिए कि वाक़तन जमातों ने शिरकत की है। 14-15 जमातों में से 6-7 तो गैर मुस्लिम जमातें थीं, ताकि एक नज़र आ सके कि APC वाक़तन हुई है। फिर इसमें आपने देखा कि वो ख्वाहिश ये थी कि वो लोग जो पहले भी उनके थे किसी न किसी सतह पर, मसलन उमर अब्दुल्ला, मसलन महबूबा मुफ्ती, उनसे अपने रिलेशंस को जो है वो दोबारा एक दफ़ा जो है ना एडजस्ट किया जाए। जो प्रो इंडियन उनको इन्वाइट किया। जाहिर है हुर्रियत वालों ने तो उनको साथ मिलना नहीं था, जाहिर है गिलानी वाली पार्टी ने तो इनके साथ मिलना नहीं था, वही थे जो किसी हद तक नरम रवैया रखते थे। और मैंने महसूस किया है कि उमर अब्दुल्ला का रवैया महबूबा मुफ्ती से भी थोड़ा सा नरम और लचकदार था शायद। तो उन जमातों ने किसी हद तक लचक दिखाई है और इस हवाले से उसे अपने करीब लाने में मैं समझता हूँ मोदी को कामयाबी हुई है। वो पहले भी साथ थे, अगर जो उन्होंने साफ कहा है कि ये खसूसी हैसियत बहाल की जाए, लेकिन उन्होंने अपने स्टांस को उतना सख्त नहीं रखा जो शुरू में उन्होंने रखा था। लिहाजा मैं समझता हूँ कि मोदी की ये असल में कोशिश थी कि वो अपना चेहरा कोई थोड़ा सा साफ़ कर ले, जो गंदगी उसने अपने चेहरे पर मली हुई है 7 साल से वो उसको कुछ बेहतर कर ले, दुनिया को उसका चेहरा कुछ साफ़ नज़र आ जाए। ये एक कोशिश थी जिसमें वो इसलिए कामयाब रहेगा किसी हद तक कि आलमी मीडिया उसके साथ है। जिसके साथ आलमी मीडिया होगा, इंटरनेशनल मीडिया जिसके साथ होगा, वो उस बात को बढ़ा चढ़ा कर बताएगा। यही काम अगर पाकिस्तान करे तो उसका नाम जिक्र भी नहीं होगा। तो इस लिहाज से और ऐन मुमकिन है कि आलमी सतह पर उसको कहा गया हो कि तुम ऐसा करो और हम इसको बढ़ा चढ़ा कर पेश करेंगे जिससे तुम्हारा इमेज बेहतर होगा। तो ये इमेज बेहतर करने की कोशिश थी जो किसी न किसी सतह पर यकीनन उन्हें कामयाबी मिली होगी। ठीक है रज़ा हक साहब, जैसे यूबेक साहब फरमा रहे हैं कि इंडिया ने अपना इमेज बेहतर करने के लिए और फेस सेविंग के लिए ये एक कॉन्फ्रेंस, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई है। प्रो इंडियंस जमातें जो हैं उसमें ज़्यादातर मौजूद थी। आप ये फरमाइए कि अली शाह गिलानी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बगैर जी जो असल क़यादत है जो रिप्रेजेंट करती है वहाँ पे मुसलमानों को कश्मीर में, उसके बगैर कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई भी जलसा, कोई भी गेट टुगेदर बुलाना क्या मानी रखता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम साहब। जैसा कि यूबेक साहब फरमा रहे थे, मैं वहीं से बात को आगे बढ़ाऊँगा कि यकीनन इंडिया जो है उसने अपना एक इमेज दुनिया के सामने बेहतर बनाने के लिए और ये इमेज पेश करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे मुकामात से, चाहे वो ममालिक की सतह पे हो, चाहे बैनुल-अक़वामी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस की सतह पे हो, दबी सी आवाज़ ज़रूर निकल रही थी कि और इवन अभी 2 या 3 दिन पहले ही जो UN के सेक्रेटरी जनरल है उसकी तरफ से भी एक बयान सामने आया कि इंडिया में ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत बढ़ रही हैं, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। बहरहाल वो इंडिया को मशवरा भी और कुछ इंडिया की, जिसे हम कहते हैं आम ज़ुबान में सरजनिश किसी मुल्क की करना, इंडिया की सरजनिश भी ऐसे की जाती है कि उसका भला देख के ही की जाती है। इंडिया किस तरह दुनिया की फोरम्स के ऊपर लीडरशिप रोल में आ सकता है, नरम अंदाज में उससे समझाया जाए कि ये काम भी कर लो। तो नरेंद्र मोदी ने उसी चीज़ को फॉलो करते हैं जिससे आपने कहा। अली शाह गिलानी जो है, ये देखिए, अगर डिफेक्टो सिचुएशन देखें तो कश्मीर के अंदर इस वक्त डिफेक्टो इंडिया काबिज़ है। वहाँ पे पाकिस्तान उसके ऊपर क्लेम रखता है अपना। ये तो 2 स्टेट्स की सतह पे बात चलती है। अब उसके अंदर की सिचुएशन देखें तो कश्मीर में एक तो वो लोग हैं जो अवाम हैं
और अवाम के अंदर फिर आप देखते हैं कि कुछ जो हैं वो सियासी महाज के ऊपर सियासी हुर्रियत पसंद हैं, उसमें अली शाह गिलानी भी हैं, यासिन मलिक भी, इस तरह के और जो रहनुमा हैं, मीर वाइज, उमर फारूक साहब हैं। तो ये लोग जो हैं ये थोड़ा सा सियासी तरीके से फ़ाइट करते हैं, अपने तरीके को लेके आगे चलने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा कुछ जो है वो जंगी बुनियाद पर और हुर्रियत पसंद भी हैं, जहादिया उन्हें कह सकते हैं, वो भी इंडिजिनस हैं वहाँ के लोग। बुरहान वानी उसकी बहुत बड़ी एग्जांपल थी, जिनको शहीद कर दिया गया था, उसके साथ उनके साथी और भी इनको शहीद किया गया। और कुछ फिर वो हैं जैसा कि बेगसा फरमा रहे थे कि पपेट्स हैं उनके, पपेट्स में अब्दुल्लाज जिन्हें कहा जाता है, बाप बेटा दोनों अब्दुल्ला फैमिली वो भी हैं। महबूबा मुफ्ती भी वहाँ की रही हैं, और चाहे उन्होंने जो भी बयान दिया हो इस वक्त कुछ थोड़ा सा अपना डिसकंटेंट शो किया हो कि मुझे इस चीज़ से इतना इत्तेफाक नहीं है, लेकिन बहरहाल अभी मैं जिक्र करूँगा उस हवाले से भी कि उन्होंने बहुत सारी बातों पर इत्तेफाक भी किया है जो नरेंद्र मोदी साहब कह रहे थे, और उन सबको कॉल तो बहरहाल दिल्ली ही किया गया ना। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दिल्ली और दिल दोनों से दूरी ख़त्म की जाए, ये उसका एक बयान था, उसमें एक कैच फ्रेज उसने यूज़ की थी कि मैंने आपको बुलाया यहाँ पे तो इस मामले को हल करें। अब इंडिया जो है एक तो कोशिश ये चाह रहा है, और उसको ये बताया गया इंडिया को कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया की जो ऊपर फिंगर पॉइंटिंग होती है ख़ासतौर पे कश्मीर के हवाले से, उसको हल करने के लिए इंडिया अपना इमेज बेहतर बनाने के लिए कश्मीर के हवाले से ज़रूरी है कि कश्मीर को अपना अंदरूनी मामला साबित करता रहे। और जब वो इस तरह के लोगों को रेड लाइन बनाकर, जो हुर्रियत के लोग हैं यानी वो लोग जो कि इंडिया के साथ रहना पसंद नहीं करते कश्मीर के, उनको अलहदा करके, और वो लोग जो कि रहना पसंद करते हैं और वो भी तादाद में कम नहीं है, ये हमें इल्म में होनी चाहिए बात। कश्मीर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं, और इसीलिए तो आपको वज़ीर आला चाहिए होता है कश्मीर के लिए। अब तो खैर यूनियन टेरिटरीज में तकसीम हो चुका हुआ ना, एक जम्मू है, एक वादी, एक लद्दाख है, लेकिन इससे पहले जब कश्मीर 370 और 35 ये ख़त्म नहीं हुए थे, तो जब भी आपको कोई वज़ीर आला चाहिए होता था आपको मिल जाता था वहाँ पर इंडिया को। तो इंडिया को वज़ीर आला जब मिल जाता था, इसका मतलब क्या था कि वहाँ पे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि अपना ज़मीर बेचकर इंडिया के साथ रहने को तैयार हो जाते हैं। ये चीज़ आपको हर जगह मिल जाती है, आपको फ़लस्तीन में भी मिल जाएगी, ऐसे लोग मिल जाएंगे जो इसराइल के हक़ में भी वोट देने को तैयार हो जाएंगे। इंडिया को ये मालूम है कि इसको मैं अपना अंदरूनी मामला साबित करूँ, तो उसने 14 जो पार्टीज थे उनके लोगों को तलब कर लिया नरेंद्र मोदी ने, और नरेंद्र मोदी ने उनको तलब किया और वहाँ पर वो आए। अच्छा, अब कुछ बातें वहाँ पर सामने आई कि उन्होंने किस हवाले से अपने कंसर्न्स शो किए। देखिए, पॉलिटिकल प्रिजनर्स, ये अब्दुल्ला फैमिली और महबूबा मुफ्ती, इनको भी कैद रखा गया था शुरू में, लेकिन फिर आज़ाद कर दिया गया क्योंकि इनको साथ लेके इंडिया ने चलना है। यही वो आवाज़ बनेंगे जिसके बाद कहा जाएगा कि देखें मुसलमान जो हैं कश्मीर के वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं। ये इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू है। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि बैकग्राउंड टॉक्स पाकिस्तान इंडिया की चल रही हैं, हमें तो ऐसी किसी बात का इल्म नहीं है। बहरहाल उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया और बड़ी खुशी मनाई इसके ऊपर। साथ उन्होंने दुशंबे में, आपको इल्म होगा कि अभी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो इजलास हुआ था, उसका एक जो मुश्तरका अलामिया था, उसमें 3-4 चीज़ों का सब ने मिलकर दस्तखत करके जारी किया था। उसमें पाकिस्तान भी, इंडिया भी, चाइना भी, रशिया भी सारे मौजूद थे। इंटरनेशनल टेररिज्म ख़त्म की जाएगी, एक्सट्रीमिज़म ख़त्म की जाएगी। सर जी, सबसे ख़तरनाक जो बात है वो कश्मीर में नई हल्का बंदियों वाली भी तो है। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। उसमें सेपरेटिज्म ख़त्म की जाएगी और जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन है उसको ख़त्म किया जाएगा। ये 4 चीज़ें वो हैं जो कश्मीर के हुर्रियत पसंद जो हैं उनके ख़िलाफ़ बात जा रही है सारी की सारी। और फिर इसके अलावा जो ये 2 बातें साथ साथ की गई, एक ये कि डिमार्केशन और डिलिनिएशन कश्मीर की जाएगी और इलेक्शंस में कश्मीर को भेजा जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह आप यूं कहें हल्का बंदियां की जाती हैं, तो कश्मीर की जो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई हैं 370 और 35 एब्रोगेट करने के बाद, वो चाह रहा है इंडिया ये, और उसने तकरीबन सबको राज़ी कर लिया हुआ है क्योंकि ये सब खुश इस मामले पे बाहर निकले हैं कि 370 और 35 के बाद की डिमार्केशन और डिलिमिटेशन, जो कि नरेंद्र मोदी ने भी कहा, अमित शाह ने भी कहा जो उनको होम मिनिस्टर है, इस डिमार्केशन के फ़ौरन बाद जब इलेक्शन में चले जाएंगे तो वो एक तरह से लीगल कवर प्रोवाइड कर देंगे। जो इस वक्त करंट सिचुएशन है, इंडिया ने जो वहाँ पे 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है, अपने अंदर जम कर लिया, अब ये इसी तरह ही रहेगा। ये तो अगला स्टेप हो जाएगा ना, अब ये अगला स्टेप हो जाएगा। साथ उन्होंने ये कहा बाकी सब स्टेट्स जो हैं जिनका स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया गया था, उनकी डिलिनिएशन या डिमार्केशन की 2026 की डेट है, लेकिन कश्मीर का वो फौरी तौर पे करना चाहते हैं क्योंकि इंडिया इसको कैप्चर करना चाहता है मुकम्मल तौर पे। साथ उन्होंने ये कहा
उम्मीद शाह ने ख़ास तौर पे ये बात की, जो उनका होम मिनिस्टर, अब यूँ कहें उनका वज़ीर दाखिला है। वज़ीर दाखिला इंडिया का ये कहता है कि ये स्पेशल स्टेटस कश्मीर का उस वक्त ख़त्म किया जाएगा व्हेन द टाइम इज़ अप्रोप्रिएट। अब टाइम कब अप्रोप्रिएट हुआ करता, कभी भी नहीं हुआ करता। ये बयान उस वक्त दिया जाता है जब आपने ख़त्म एक चीज़ को नहीं करना, या हम जिसे कहते हैं दोबारा बहाल नहीं करना उस स्टेटस को जो पहले से मौजूद है। तो ये सारी सिचुएशन अगर हम देखें तो बहुत मामला क्लियर हो जाता है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को इसलिए नहीं बुलाया गया कि वो रेड लाइन ड्रॉ कर रहे थे कि इनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं होगा। हाँ, वो लोग जो इंडिया के साथ रहेंगे और इंडिया के साथ कश्मीर की इल्हाक को पसंद करते हैं, जिनमें महबूबा मुफ्ती भी हैं, अब्दुल्लाज भी हैं और इस तरह के और लोग भी हैं, वो सब उनको बुलाया गया। और उसके साथ सफरॉन हिंदूज वो भी मौजूद थे और बाकी कुछ लोग भी मौजूद थे इसके अंदर। ठीक है, अयूब भाई साहब ये फरमाइए कि इस कॉन्फ्रेंस के शुरका ने कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने के लिए जो है एक मुतालबा किया है। इस मुतनाज़ा जो कश्मीरी क़यादत है उसकी तरफ से ये वाला मुतालबा आना कि जी कश्मीर में कश्मीरी पंडितों को बसाया जाए, क्या मानी रखता है? वसीम साहब, ऐसा है कि बहुत से मामलात में इंडिया इसराइल को कॉपी करता है, उसकी नकल करता है। जिस तरह इसराइल फ़लस्तीनियों को उनके घरों से निकालता है, जुल्म और तशद्दुद से निकालता है, फिर उनकी जगह बाहर से सेटलर्स को आकर बसाता है, तो ये इंडिया इस हवाले से इसराइल की नकल कर रहा है। लेकिन इंडिया को उसका एक इजाफी फ़ायदा भी है, वो ये कि देखिए जब 1948 की जंग जो थी वो जब बंद की गई, ख़त्म हुई, तो और मामला सिक्योरिटी काउंसिल में चला गया, तो वहाँ ये सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया गया था, पाकिस्तान नहीं गया था। तो सिक्योरिटी काउंसिल ने फैसला किया कि कश्मीर में इस्तिफ़साब राय करवाया जाए, प्लेबिसाइट जो है वो करवाई जाए। तो उधर से इंडिया से हिंदू गैर मुस्लिम ला कर, वो पंडित हों या कोई हो, लाकर बसाने का मकसद ये है कि कभी ऐसा वक्त आ सकता है, कभी ऐसी मजबूरी आ सकती है, कभी इंडिया पे ऐसा दबाव आ सकता है। यानी वो एक हिफाजती इक़दाम कर रहे हैं कि हमें इस्तिफ़साब राय कराना ही पड़ जाता है, हम प्लेबिसाइट करानी पड़ जाती है, तो फिर हम इतनी ज़्यादा वहाँ से हिंदू और दूसरे गैर मुस्लिम लाकर बसाएं ताकि तब भी जीत जो है वो हमारी हो जाए और कश्मीर हमारे हाथ से ना निकले। असल में ये सारा कुछ जो है वो इंडिया इसीलिए कर रहा है, या डेमोग्राफिक चेंज इसको कहते हैं, वो इसीलिए की जा रही है ताकि अगर इस्तिफ़साब राय की ज़रूरत पड़े तो तब भी इंडिया के हाथ से जो है वो कश्मीर ना निकले। देखिए, उसके अलावा कश्मीर को आगाज़ में तो पंडित नेहरू ने अपनी अना का मसला बनाया था। पंडित नेहरू एक जेन्युइन कश्मीरी था, मैं उसके बारे में कहूँ, वो जेन्युइन कश्मीरी था, कश्मीर से उसका ताल्लुक़ था, कश्मीर से उसका जज्बाती ताल्लुक़ था। बाद में ये कौमी मसला बन गया, ये बाद में ऐसा मसला बन गया जैसे अगर हम इसको छोड़ेंगे, यानी इंडिया को छोड़ेंगे तो वो पाकिस्तान से शिकस्त तस्लीम की जाएगी। उसने ये रुख अख्तियार कर लिया। फिर जो ये इनकी हुकूमत आई है RSS की या BJP की, तो ज़ाहिर है वो मुतशद्दिद लोग हैं, उन्होंने इस बारे में भी मुतशद्दिद रवैया अख्तियार किया और इसको जैसे ये बता रहे थे कि अब उसके हिस्से बखरे किए जा रहे हैं, डिमार्केशन की जा रही है, डीलिमिटाइजेशन की जा रही है ताकि अलग अलग इंतखाबात करवा कर उन्हें लीगल कवर दिया जा सके। तो ये सारी बात का असल मकसद ये है कि जब कभी भी कोई प्लेबिसाइट कराने का मतलब हो तो हमारी आबादी भी इतनी ज़्यादा हो गई हो कि उस वक़्त भी हमारे हारने का इम्कान कम से कम हो जाए। ठीक है, रज़ा उल हक साहब, FATF ने पाकिस्तान को जो हालिया उनका इजलास हुआ है 27 में से 26 नुकात पर अमल करने के बावजूद जो है वो ग्रे लिस्ट में रखा है, और बल्कि आइंदा के लिए एक नया प्लान ऑफ एक्शन जो है वो पाकिस्तान को थमा दिया है कि जी आप इन पॉइंट्स पे भी जो है वो आप एक्शन लें ताकि हम फिर आपको ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जो है वो रिकन्सिडर कर सकें। आप ये फरमाइए कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने के लिए जो गुनौना किरदार अदा कर रहा है वो तो सबके सामने है। ये फरमाए कि इस सूरत हाल में जब इंडिया जो है पाकिस्तान का हमसाया मुल्क जो है वो पाकिस्तान को वहाँ पे रखना चाहता है, पाकिस्तान बड़ी ऑनेस्टली और बहुत ही ज़िम्मेदाराना एक अंदाज से अपने काम अंजाम दे के 27 में से 26 पॉइंट में मुकम्मल अमर दरामद के बावजूद भी जो है ग्रे लिस्ट से नहीं निकल पा रहा, पाकिस्तान को और मज़ीद क्या करना चाहिए? वसीम साहब, जैसा कि आपने सवाल में कहा, अब ये मालूम नहीं कि ये अच्छी चीज़ है, ये बुरी चीज़ है कि पाकिस्तान इतनी शदोमत के साथ और इतनी ऑनेस्टली फैटिफ के सारे पॉइंट्स पूरे करने की कोशिश करता है। ये भी एक अलहदा बहस है बहरहाल, लेकिन ये चीज़ तो सामने आ चुकी हुई है कि फैटिफ जो है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है उसका इकोनॉमिक या
फाइनेंशियल, जिसे टेररिज्म कहा जाता था, उससे ज़्यादा और मनी लॉन्ड्रिंग, इन चीज़ों से ज़्यादा पॉलिटिकल आर्म ट्विस्टिंग काम है। और हमने ये देखा है पाकिस्तान के मामले में तो क्लियर नहीं होना चाहिए। देखिए उन्होंने तो करना होता है, हम उनसे इस चीज़ के ऊपर गिला नहीं कर सकते कि वो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो दुनिया के मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो बनाए ही इसलिए गए हैं कि ताकतवर ममालिक जो अंडर डेवलप या डेवलपिंग या गरीब ममालिक हैं, उनको किस तरह आर्म ट्विस्ट कर सकें। उनका मकसद ये होता है, चाहे IMF हो चाहे कोई और। इसी तरह फैटिफ एक इदारा है। अब फैटिफ के अंदर कुछ और ममालिक भी ग्रे लिस्ट में रहते हैं, लेकिन आपके इल्म में होगा अभी हालिया जो फैटिफ का प्लेनरी इजलास हुआ है उसके अंदर उन्होंने अफ्रीकन कंट्री घाना जो है उसको भी निकाल दिया है ग्रे लिस्ट में से। घाना जो है वो पाकिस्तान से ज़्यादा मेरे ख्याल में थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, वहाँ टेररिज्म के हवाले से और मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भी ज़्यादा मसाइल हैं। और इसके अलावा भी अगर देखें तो ब्राइबरी और इस तरह की चीज़ें वहाँ पे पाकिस्तान से कम ज़्यादा हैं, लेकिन उन्होंने निकाल दिया। उन्होंने निकालना था। घाना डजंट मैटर, पाकिस्तान मैटर्स। पाकिस्तान को वो चाहते हैं कि इस तरह तलवार लटकी रहे पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए हमारी हुकूमत को भी ये बात समझनी चाहिए कि आप 27 में से 26 क्या 150 के 150 भी पूरे कर दें जो अगर वो कहें आपको, फिर भी वो 5 नए पॉइंट्स निकाल के ले आएंगे कि ये अभी आपने पूरे नहीं किए हुए। तो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर आवर गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको कंसिडर करे कि किस हद तक हम जा सकते हैं। शायद हमारे वज़ीर-ए-आज़म ने बयान भी दिया इस हवाले से कि, और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने भी शायद बयान दिया था कि फैटिफ जो है वो तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए काम कर रही है। पाकिस्तान को समझनी चाहिए। ने कहा था ना कि एक सवारिया अंदाज में उनका बयान आया ना कि फैटिफ जो है ये कोई तकनीकी फोरम है या सियासी। बिल्कुल सही बात। और जिसका जवाब तो सिंपल है, वो सियासी फोरम है, तकनीकी फोरम नहीं है। तो लेकिन ये देखिए कि इंडिया जो है वो फैटिफ को यूज़ करता है। इंडिया का एक किसी वक्त में वहाँ की जो प्रेसिडेंसी होती है वो भी इंडिया के पास रही है, मतलब वो चेयर करता है पूरी मीटिंग को। और पाकिस्तान के पास कभी ये सिचुएशन नहीं आई कि पाकिस्तान वहाँ चेयर करे मीटिंग को। इसके अलावा ये है कि इंडिया फैटिफ के अलावा भी बहुत सारे ज़राए हैं जिनके ज़रिए पाकिस्तान को उसकी आर्म ट्विस्ट करने की कोशिश करता है या कम से कम बदनाम करने की कोशिश करता है। देखिए इंडिया का एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो वार है वो प्रोपेगेंडा का और अब यूँ कहें हाइब्रिड वॉरफेयर जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल करता है। उसमें वो मुख्तलिफ तरीक़ों से पाकिस्तान के स्टेक्स को डायरेक्टली भी हिट करता है, लेकिन साथ साथ प्रोपेगेंडा और मीडिया, और जिस तरह पिछले दिनों EU डिसइन्फो लैब्स की खबर आई थी और इतना बड़ा नेटवर्क वसी पैमाने पे, हमारे बाज़ वज़रा ने तो ये भी बयान दिया है चंद दिन पहले कि अभी भी इंडिया की 64 वेबसाइट्स मौजूद हैं जो कि ये काम कर रही हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखें तो ममालिक हों बाहर के, वेस्टर्न ममालिक या इदारे हों, आपको वहाँ पे इंडिया की प्रेजेंस और लॉबिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है और वो पाकिस्तान के अगेंस्ट चल रही होती है, अपने हक में चल रही होती है। साथ साथ आप में ये भी नज़र आता है कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज अगर आप देखें, इवन माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को देखें आप, तो वहाँ पे CEOs उनके इंडियन हैं, इंडियन आज़ाद लोग हैं, और मतलब इंडिया की बहरहाल एक प्रेजेंस है ग्लोबली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और इन सारी चीज़ों को सामने रखें और साथ ये कि मगरिब का चहीता इस वक्त इंडिया बना हुआ है, तो वो हर मामले में इंडिया को फेवर दे रहा होता है। इवन ये कि इंडिया के नाम से कोरोना वायरस का वेरिएंट जब दुनिया में गया तो उन्होंने कहा कि नाम के साथ मुल्क का नाम नहीं आना चाहिए, इंडिया बदनाम होगा। उसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं, इंडियन वेरिएंट नहीं कहते अब। इससे पहले साउथ अफ्रीकन वेरिएंट था, UK वेरिएंट था, किसी को कोई फिक्र नहीं थी। उसको चाइना वायरस कहते थे, चाइना वायरस का चाइना वायरस, इंडिया वायरस नहीं आना चाहिए ताकि इंडिया बदनाम ना हो जाए। डेल्टा वेरिएंट नाम बनाने का तरीका ही चेंज कर दिया उन्होंने सारा। तो इंडिया को तो बहुत फेवर दी जाती है, पाकिस्तान को भी इल्म में ये बात है यकीनन, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखिए इसका आपने जिस तरह जिक्र किया, पाकिस्तान को इस हवाले से क्या करना चाहिए, अपने लाए अमल क्या अख्तियार करना चाहिए। देखिए शॉर्ट ऑफ वॉर या सैंक्शंस, क्योंकि पाकिस्तान शायद इस पोजीशन में अभी नहीं है कि जंग कर सके या सैंक्शंस ज़्यादा लगा सके। शॉर्ट ऑफ दैट एक तो डिप्लोमेसी हमारे पास तरीका है कि दुनिया के तमाम फोरम्स के ऊपर अग्रेसिव डिप्लोमेसी करे इंडिया के खिलाफ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोई फ़ायदा होता है या नहीं होता, करता रहे। अग्रेसिव से क्या मुराद है आपकी? जो भी फोरम हो वहाँ जाके इंडिया के खिलाफ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है बात करे, पेश करे तमाम के तमाम इफेक्टिव अंदाज में, तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स, कोई चीज छुपाने की जरूरत नहीं है। अगर इंडिया इन्वॉल्व्ड है जोहर टाउन ब्लास्ट्स में, जिस तरह भी इन्वॉल्व्ड है उसके तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स दुनिया के सामने पेश किया जाए, ये है मामला। अब तो सबूत सामने आ रहे हैं ना, सबूत सामने आ रहे हैं ना, तो सबूत अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं है, दुनिया के सामने इंडिया का असल मकरूज चेहरा सामने लेके आ जाए। सेकेंडली कुछ रेड लाइन्स बना ली जाए कि जो भी बात होगी, जिस फोरम पे भी बात होगी, मिसाल के तौर पे शंघाई
कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO के अंदर बात होती है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर बात होती है, तो रेड लाइन ये दी जाए कि जब तक कश्मीर इशू सॉल्व नहीं होगा हम कोई आगे बात करने को तैयार नहीं है, मजीद कोई बात नहीं कर सकते, पहले ये बात तय करने की ज़रूरत है, इसको हल करने की ज़रूरत है। हर फोरम के ऊपर इस रेड लाइन को बार बार रीइटरेट किया, दोबारा बार बार बताया जाए, बार बार उसी चीज़ को बताया जाए। तो ये एक तरीका है जिससे पाकिस्तान सॉफ्ट तरीके से, मतलब वॉर और सैंक्शन से कम रहकर भी इंडिया के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सकता है और इंडिया की तरफ से जो प्रोपेगेंडा होता है उसका जवाब दे सकता है। ठीक है अयूब बेग साहब, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है, जबकि इंडिया जो है वो कश्मीर को अपना अटूटंग कहता है। सूरत हाल ये है कि एक अरसे से इंडिया अपने जुल्म, जबर और तशद्दुद के ज़रिए जो है उसने कश्मीर पे अपना पंजा गाड़ा हुआ है। तारीख़ पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें ये बाज़ जगह पे बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि बहुत से ऐसे मौक़े आ गए थे कि जब पाकिस्तान कश्मीर को आज़ाद कराने के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। आपसे ये तजिया लेना चाहूँगा कि अपनी हमारी पाकिस्तान की सियासी और फ़ौजी क़यादत से कब और कहाँ क्या गलतियाँ हुई कि जिसकी वजह से आज तक कश्मीर आज़ाद नहीं हो सका। वसीम साहब, मैं समझता हूँ कि कश्मीर के हवाले से हमारी गलतियाँ जो हैं वो कबल तकसीम ही शुरू हो गई थी। यानी मुस्लिम लीग ने बाज़ ऐसे इक़दाम किए जो कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान के मुवाफिक नहीं थे। लोग इसको भी शुमार करते, मैं भी करता था, लेकिन फिर मैंने इस पर जब डीपली गौर किया, यानी शेख अब्दुल्ला जब कायद-ए-आज़म को मिलने आए तो कायद-ए-आज़म ने उन्हें मुलाकात नहीं दी। लोग बहुत सारे कायद-ए-आज़म के क्रिटिक्स जो हैं वो इस पर बड़ा इतराज़ करते हैं कि शेख अब्दुल्ला से मुलाकात कायद-ए-आज़म को कर लेनी चाहिए थी। शेख अब्दुल्ला उस वक़्त कश्मीर के यूँ कह सकते हैं सबसे बड़े लीडर थे। मैं भी इस बात के हक़ में था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, उन्हें मुलाकात का मौका दिया जाना चाहिए था, क्योंकि वो एक कश्मीर का एक लीडर था और कश्मीर का मसला था। लेकिन जो मैंने इस बात पर गौर किया तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, क्योंकि वो उनकी शख्सियत जो थी वो इंसान शनास थी। वो समझ जाते थे ये आदमी जो मेरे से बात करना चाहता है या कर रहा है, ये इसका अंदर क्या है, ये मुखलिस है या मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। बाद के हालात ने बताया कि शेख अब्दुल्ला बिल्कुल काबिल इत्मीनान आदमी नहीं था और कायद-ए-आज़म ने शायद यही चीज़ रीड करके उनसे किसी किस्म का तावन करने से इनकार किया। और जैसे कि आप देखा कि पहले शेख अब्दुल्ला ने पहले ख़ुद शेख अब्दुल्ला ने धोखा दिया, आज तक उनकी फैमिली अब कश्मीरियों को धोखा दे रही है, कभी उमर अब्दुल्ला और कभी फ़ारूक अब्दुल्ला। तो मैं समझता हूँ कि अगरचे ये इसको गलती शुमार किया जाएगा, लेकिन बहरहाल एक वजह ये भी हो सकती है। असल गलती जो मुस्लिम लीग से हुई ये थी कि जब ये तय हुआ था कि अवाम फ़ैसला करेंगे, हर सूबे के अवाम ये फ़ैसला करेंगे कि उन्हें इल्हाक़ पाकिस्तान से करना है या इंडिया से करना है, तो मुस्लिम लीग ने ये प्रपोज़ल दे दी जो कांग्रेस ने फ़ौरन कबूल कर ली कि जहाँ तक आम सूबों का ताल्लुक़ है वहाँ तो अवाम जिसके हक़ में फ़ैसला देंगे वो उसके साथ इल्हाक़ होगा। लेकिन जहाँ तक रियासतों का ताल्लुक़ है, जैसे कश्मीर भी एक रियासत है, जैसे हैदराबाद एक रियासत थी, इस तरह और ऐसी रियासतों के वाली या राजे जो हैं वो फ़ैसला करेंगे। ये बहुत बड़ी, ये एक हमालाई गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। शायद मुस्लिम लीग की निगाह उस वक्त हैदराबाद दक्कन पर थी, इसलिए कि हैदराबाद दक्कन के जो वाली थे निज़ाम कहलाते थे, निज़ाम दक्कन जो थे वो मुसलमान थे, आबादी थी हिंदू, उसके राजा थे मुसलमान और हिंदुस्तान की अमीर तरीन रियासत थी हैदराबाद दक्कन। ऐन मुमकिन है कि मुस्लिम लीग ये सोचती हो कि उससे इंडिपेंडेंस के बाद जिन मसाइल, फाइनेंशियल मसाइल का मसला आएगा वो हैदराबाद दक्कन हमें मदद करेगा, हाल ऐन मुमकिन है और बाद में ऐसा हुआ भी। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि बहरहाल इंडिया कहता है कि राजा हरी सिंह ने, कश्मीर के राजे ने इंडिया के साथ इल्हाक़ कर लिया। और जब आपने तय किया है कि रियासतों के राजे जो हैं वो इल्हाक़ का फ़ैसला करेंगे, तो कश्मीर के राजे ने तो हमारे हक़ में फ़ैसला किया। अगरचे यहाँ थोड़ा सा फ़र्क है कि बहुत से हिस्टोरियन जो हैं वो कहते हैं कोई इल्हाक़ नहीं हुआ था इंडिया के साथ, वो जाली दस्तावेज़ बनाई गई थी, उसने इल्हाक़ नहीं किया था, उसने कहा था मैं कश्मीर को आज़ाद रखना चाहता हूँ। बहरहाल ये मुस्लिम लीग का एक फ़ैसला था
जिसे कांग्रेस ने कबूल किया और उन्होंने फिर इस्तेमाल कर लिया। वो जायज़ था या नाजायज़ था, बहरहाल वो हर गुफ्तगू में ये कहते हैं कि जब आपने रियासतों को ये हक़ दिया था तो कश्मीर की रियासत ने भारत के हक़ में फ़ैसला किया। ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। फिर गुरदासपुर में क्या हुआ, गुरदासपुर में हमारे वो जो उस वक़्त मुसलमान कहलाते थे ये कादियानी, उन्होंने धोखा दिया। असल में उनके धोखे को भी मुस्लिम लीग को चाहिए था उसको रद्द कर सकते थे। ये धोखा उन्होंने ज़ुबानी दिया था ना, अमलन तहरीरी तौर पर तो नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग ने उस मामले में कुछ नहीं किया गुरदासपुर के मामले। और गुरदासपुर अगर ना जाता तो इंडिया का कोई ज़मीनी रास्ता ना होता। फिर जब 1948 में कबायली कश्मीर को फतह करते करते जम्मू के एयरपोर्ट के पास पहुंच चुके थे, तो ये जो सीज़ फायर हो गई। और सीज़ फायर क्यों हुई, क्योंकि पंडित नेहरू भागता रोता चला गया था, पहुंच गया, सिक्योरिटी काउंसिल पहुंच गया था। सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा जी आप जंग बंद कर दें, सीज़ फायर कर दें और हम आपका करवा देते हैं। ये वो गलती है जो आज तालिबान नहीं कर रहे। अफगान तालिबान वो मुज़ाकरत करते हैं, साथ जंग जारी रखते हैं। अगर उस वक्त भी ये फैसला होता, वही मैंने अर्ज़ किया ना कि जो है मुसलमान कश्मीरी भी या पाकिस्तान भी बाज़ मौके ऐसे आए कि फतह के करीब थे। बिल्कुल देखिए उस वक्त बिल्कुल जम्मू अड्डे के करीब पहुंच चुके थे जब जंग रोक दी गई। अगर ये हो जाता कि भी मुज़ाकरत करो लेकिन जंग जारी रहेगी, आप फैसला करें, जैसे अब आज अफगान तालिबान कह रहे हैं कि भी जंग जारी रहेगी, आप मुज़ाकरत जारी रखें। तो ये एक गलती हमसे ये हुई। फिर ये हुआ कि पंडित नेहरू ने इंतहाई बोधी किस्म की एक दलील पर वो इस्तिस्वाब राय का इनकार कर दिया कि जी पाकिस्तान सीटों और सेंटों का जो है वो रुकन बन गया। उससे बड़ी गलती हुई 1962 में हुई, जब चीन की और भारत की सरहदी झड़पें हुई तो चीन ने पाकिस्तान को मैसेज दिया कि आज कश्मीर खाली पड़ा है, वहाँ फ़ौज नहीं है, आपको वॉक ओवर मिल जाएगा। ये कुदरतुल्लाह शहाब अपने शहाबनामे में लिखते हैं। एक और चांस मिस किया पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा चांस किया और कुदरतुल्लाह शहाब आधी रात को उठकर सदर अयूब के पास गए और सदर अयूब को क्योंकि अमेरिका ने कह दिया हुआ था कि ये जंग ख़त्म होगी तो मैं मुज़ाकरात के लिए तुम्हें कश्मीर दिलवा दूंगा, फिर पाकिस्तान ने धोखा खाया। वो आज के अमेरिकी सदर भी यही कहते हैं। हाँ, तो ये तो मतलब बार बार पाकिस्तान को, यानी हम ऐसे मोमिन हैं जो एक सुराख से कई बार डसे जा चुके हैं। तो फिर हमने यहाँ तक कहा अयूब खान ने कि तुम्हें आधी रात को मुझे उठा दिया ऐसे है, तुमको नहीं पता कि फ़ौजों की मूवमेंट कोई, तुम्हें क्या, तुम सिविलियन हो, फ़ौजों की मूवमेंट कोई आसान काम होता है। तो ये उस शख्स की बहुत बड़ी गलती थी जिसने उसको एक सुनहरी मौका गंवा दिया। फिर 1965 की जंग हुई, वो हमने बग़ैर किसी बुनियादी तैयारी के की। यानी क्या, हमने वहाँ गुरीले दाखिल किए लेकिन उनका मकामी आबादी के साथ कोई रब्त नहीं था। मकामी आबादी के रब्त के साथ अगर कमांडोज को वहाँ दाखिल किया जाता तो बहुत फ़र्क था। लेकिन उसका बहरहाल उसका नतीजा ये निकला कि जंग हुई और जंग के बाद जो है इंडिया ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर हमला कर दिया और पाकिस्तान ने कश्मीर का जो कुछ हिस्सा फतह कर लिया हुआ था वो पाकिस्तान को फिर वसपाई कर गई। पाकिस्तान अगर अपने इंटरनेशनल बॉर्डर का पहले कोई संभाला कर लेती तो वो कश्मीर में वो सूरत हाल लगती। बहुत सी इस हवाले से फिर शिमला मुआहदा कर लिया। शिमला मुआहदा में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की और वो गलती ये थी कि इसको इंटरनेशनल मसले की बजाय दो तरफा मसला तस्लीम कर लिया। अगरचे कहा जा सकता है कि भुट्टो साहब को उस वक्त बड़े मामला थे, जंगी कैदी वापस लाने थे, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान ने पहली दफ़ा इसको दो तरफा मसला कर लिया और उसकी वजह से पाकिस्तान 50 साल सिक्योरिटी काउंसिल में कश्मीर का मसला नहीं लिया जा सका। अब गुज़श्ता साल 50 साल के बाद पाकिस्तान कश्मीर का मसला सिक्योरिटी काउंसिल में मिल गया। नतीजा तो वही निकला था जो निकला है कि होना तो कुछ नहीं था, लेकिन बहरहाल कुछ शोर औलत पाकिस्तान ने पा ही लिया ना। तो मतलब कहना है ये है कि पाकिस्तान ने बहुत से मौके जो हैं वो गवाए। 1965 में जब जंग अपने ज़ोर पर थी तो चाइना ने अपने एक ऑफ़र की कि हम आपको फ़ाइटर तैयारे देते हैं, आप इंडिया से इस हवाले से भी लड़े। अयूब खान का जवाब सुन लीजिए। वो कहते हैं आप दे दें लेकिन डायरेक्ट हमें ना भेजें, आप मलेशिया को भेज दें, हम मलेशिया से ले लेंगे। जिनमें इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो ये जंग क्या करेंगे, जंग क्या करेंगे। तो अगर वो डायरेक्ट है तो उससे भी हमने इनकार कर दिया। चीन ने वो तैयारी नहीं दिए।
तो फिर इसलिए बेतहाशा हमारी फ़ौजी क़यादत ने भी, हमारी सियासी क़यादतों ने भी इस तरह की गलतियाँ की कि आज भी कश्मीर हिंदुओं के शिकंजे में है। रज़ा उल हक साहब, जैसे अभी ताज़ा तरीन खबरें आई हैं कि भारत में जो है वो जम्मू की जो फ़ज़ाइया की जो एयरबेस भी थी उस पर एक ड्रोन अटैक हुआ है जिस पे आतिशी मादा गिराया गया है। अगरचे उससे कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत जो है वो पाकिस्तान पे पल पड़े हैं और जनाब पूरी तरह मुर्द इल्ज़ाम पाकिस्तान को ठहरा रहे हैं। आपके ख्याल में ये जो नई डेवलपमेंट है इससे पाक भारत ताल्लुकात में क्या असर पड़ेगा? जी वसीम साहब, जैसा कि आपने जिक्र फरमाया कि अभी हाल ही में इंडिया की तरफ से ये क्लेम सामने आया है कि उसके ऊपर, इंडिया के ऊपर जो है ड्रोन हमला हुआ है। और बाय द वे इंडिया की तारीख में ये फर्स्ट टाइम हुआ है और कश्मीर इंडिया अपना हिस्सा समझता है, इसलिए कश्मीर को भी वो यही कहता है। जम्मू सिटी जिसका आपने जिक्र फरमाया कि उसके जो इंडियन एयरबेस था उसके ऊपर ये ड्रोन हमला, तो यके बाद दीगरे कुछ दिनों के वक्फे से 2 दफ़ा हमले हो चुके हैं। इंडिया क्लेम ये कर रहा है और इंडिया ने पहले हमले के फ़ौरन बाद ही इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था कि कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंट्स हैं, उनको मिलिटेंट्स कहता है, हम जिन्हें कहते हैं कि ये मुजाहिदीन कहते हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन, वो उनको मिलिटेंट्स कहता है। और साथ उसने पाकिस्तान सरहद पार ये इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया था कि ये जमातुल दावा और वो जो उसके पुराने होते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर ही फिंगर पॉइंट करता है और ख़ास जमातों के नाम इंडिया को याद है, उन्हीं के ऊपर पॉइंट करता है, कोई ताल्लुक़ होता नहीं है। साथ साथ ये भी कहा है कि इनको ट्रेनिंग या इनकी फैसिलिटेशन जो होती है वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियाँ कर रही होती हैं। तो इंडिया तो खुल के ये इल्ज़ाम लगाता रहता है। बहरहाल इस पूरे वाक़ये को जो इंडिया के में हुआ है, एक तो अगर हम देखें कि ड्रोन की मूवमेंट्स कैसी होती है और ड्रोन टेक्नोलॉजी का आप किस तरह से, मसलन इंडिया का पूरा एक सिस्टम है सर्वेलेंस का, ट्रैकिंग का और अपनी एयर स्पेस को कंट्रोल करने का और उसको डिफेंड करने का। उसके मुताबिक वो जो भी मूवमेंट हो रही हो उसको फ़ौरन पता लग जाता है अपने सैटेलाइट सिस्टम के साथ। पोजिशनिंग सिस्टम्स इंडिया के अंदर मौजूद हैं, उसके हवा के अंदर अवैक्स तैयारे भी मौजूद हैं जो कि वहाँ दूर से एयरबोर्न बता सकते हैं कि कौन सी किस जगह मूवमेंट हो रही है। अगर ड्रोन हुआ होता किसी और का, कश्मीरी तो बहरहाल कर नहीं सकते थे, अफगानिस्तान से किसी ने करना नहीं था, पाकिस्तान भी इतना बेवकूफ़ तो नहीं है कि ऐसे ड्रोन्स वहाँ भेज दे। आप इसे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, असल में ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बन सकता है और चांसेस यही है कि इंडिया ने खुद किया है इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने के लिए और फिर चंद दिन के बाद दोहराया है उसी चीज़ को। यही सिस्टम जो है ये तो पाकिस्तानी हुकूमत के पास भी मौजूद है ना, पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस के पास। आप ये देखें कि इंडिया की तरफ से दर्जनों दफ़ा ऐसा हुआ है कि ड्रोन अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान पे और पाकिस्तान ने इंडियन मेक के जो है ड्रोन जो है वो मार गिराए, इंटरसेप्ट किए हैं, मार गिराए हैं। बिल्कुल कई दफा ये हो चुका है। बहरहाल ये पूरा मामला जाहिर यही लग रहा है कि इंडिया फॉल्स फ्लैग करके पाकिस्तान पे फिंगर पॉइंटिंग की तरफ फिर वही पूरी दुनिया में एक हवा खड़ा किया जाएगा जिस तरह मुंबई टैक्स में किया गया था कि ये पाकिस्तान ने करवाए हैं और पाकिस्तान को फिर दोबारा कॉर्नर करने की कोशिश की जाएगी। और इसको इस तनाज़ुर में भी देखा जा सकता है कि जो आलमी हालात, ख़ासतौर पर हमारे खत्ते के हालात अफगानिस्तान के हवाले से बदल रहे हैं, उसमें भी इंडिया कोई गेम प्ले करने की कोशिश कर रहा हो। बहरहाल पाकिस्तान को मुहतात रहने की ज़रूरत है इस हवाले से और पाकिस्तान को पहले ही पेशबंदी कर लेनी चाहिए कि अगर इंडिया इल्ज़ाम लगाता है तो फिर क्या जवाब देना है इसका। ठीक है अयूब एक साहब, प्रोग्राम के आखिर में ये फरमाइए कि जैसे आपने शुरू में कहा था कि आरएसएस जो है वो अपने दूसरे दौरे हुकूमत में नरेंद्र मोदी जो है वो मुसलमानों और अक़लियतों के ख़िलाफ़ जो मुज़ालम डाल रहे हैं इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। और कश्मीर में उन्होंने जो हाल ही में जो ये किया था, भारतीय आइन की दफ़ा जो है 370 और 35 से ख़त्म करके कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया था, उस हवाले से अभी कॉन्फ्रेंस भी बुलाई और पाकिस्तान भी इस हवाले से बहुत ही कंसर्न शो कर रहा है। और पाकिस्तान ने तो यहाँ तक कहा था कि जब तक ये आप दोनों आइन की दफ़ात बहाल नहीं करते हम आपसे मुज़ाकरात ही नहीं करेंगे। तो इसके बाद ये कॉन्फ्रेंस हुई है, ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है और इसमें उन्होंने इसी 2 दफ़ात के हवाले से भी बात हुई है और इनमें से ही कुछ पार्टियों ने ये भी कहा है कि हम यही जो दफ़ात हैं 2 दफ़ात हैं इनको कोर्ट में भी चैलेंज करने का एक बात सामने आई है। आप ये फरमाइए कि नरेंद्र मोदी ये आइन की भारतीय आइन की जो 2 दफ़ात हैं इनको ख़त्म करने का कोई इरादा रखता है? वसीम साहब, इसका मुख्तसर तरीन जवाब तो ये है कि हरगिज़ नहीं रखता। अच्छा, कतई तौर जो भी हालात सामने आ रहे हैं उनकी नीयत, उनका अमल बता रहा है कि वो हरगिज़ इसको नहीं रखना चाहता। बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि वो कांग्रेस के अरकान जो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी या कश्मीर की ख़ुसूसी हैसियत को फिर बहाल कर देना चाहिए, अगर कल कला कांग्रेस आ गई बरसर इक़्तिदार तो मुझे अगर 100% नहीं तो 95% यकीन है कि कांग्रेस भी ख़त्म नहीं करेगी।
कहना और करना इसमें हमेशा फ़र्क होता है। वो कोई ना कोई कांग्रेस भी आ गई तो वो भी मुसलमानों को ये फेवर नहीं देगी, कश्मीर की ये हैसियत बहाल नहीं करेगी। इसलिए इसको ख़त्म कर सकते हैं तो ये नरेंद्र मोदी की हुकूमत ही कर सकती है, जिसके कोई नीयत ऐसा करने की नज़र नहीं आती। असल में मैं समझता हूँ ये काम करके मोदी ने एक लिहाज से अपने आगे गड्ढा खोदा है। कश्मीर किसका मसला था? पाकिस्तान का, इंडिया का और कश्मीरियों का। ये 370 और 35A को ख़त्म करके इंडिया ने चीन को भी पार्टी बना लिया है। लद्दाख का मामला उसके बाद ही उठा और अब फिर इस तरह के हालात हैं कि खबरें आ रही हैं कि इंडिया ने 50,000, थोड़ी तादाद नहीं है, 50,000 मज़ीद फ़ौजी जो हैं वो लद्दाख में भेजे हैं। लिहाजा अगर इंडिया इसको इस तरह रखता है, बहाल नहीं करता, तो यहाँ अमन नहीं होगा। और अमित शाह, वो आपको पता है, वो झूठों का सरदार है, उसने कह दिया जब हालात मुआफ़िक होंगे तो कर देंगे। तो हालात तो कभी मुआफ़िक नहीं हुआ करते। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि कोई सूरत ऐसी नहीं है कि इंडिया जो है वो खुसूसी शख्सियत जो है उसकी बहाल करे। ठीक है, अयूब बेग साहब, जनाब रज़ा हक साहब और जनाब सुहेल सिद्दीकी साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। आज के लिए इतना ही। हमारे सोशल मीडिया पेजेस पर इस प्रोग्राम का फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है media@tanzeem.org। अगले प्रोग्राम तक के लिए वसीम अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।